मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के मॉडल पेपर डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल पेपर के लास्ट के 2 क्वेश्चंस। अभी तक हम 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को। हम लास्ट के 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो मैं माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशंस का मॉडल पेपर नहीं बनाने वाला हूं। और सिर्फ इसी पेपर को, क्योंकि मैंने तैयार कर लिया था, तो इसे मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूं। और मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि इस पेपर के जो 2 सेक्शन हैं पहले वाले, उन्हें भी आप एक बार जा कर के देख लीजिएगा। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। ये मत सोचिएगा कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये आपको एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कितना बेनिफिशियल है ये सेक्शन आपका। और अभी तक हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे ये आपका चौथा और 5वां क्वेश्चन। ये आपके चौथे और 5वें क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, 4th वन एंड दिस 5th वन। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड एक शानदार ट्रिक बताएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपकी एफिशिएंसी, आपको स्कोर करने की क्षमता बढ़ेगी डेफिनेटली। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं हम आज का चौथा क्वेश्चन। और आज टोटल का चौथा क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, डिस्कस द शेनन-हार्टलेस लॉ एंड एक्सप्लेन एलियासिंग इफेक्ट एंड नाइक्विस्ट रेट। हमने आपको पहले ही इन 2 टर्म्स का, एलियासिंग इफेक्ट और नाइक्विस्ट रेट का ब्रीफ आइडिया हम पहले ही आपको दे चुके हैं। और शेनन-हार्टलेस जो आपकी थ्योरम है, ये आपकी इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड ही आपका टॉपिक है। और इंफॉर्मेशन थ्योरी को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में भी पूछा जा सकता है, और ये आपके शेनन्स थ्योरम भी पूछी जा सकती है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि अगर मान लीजिएगा कि आपके पास सीरीज ऑफ मैसेजेस M1, M2, M3, M2, MK, उससे उनकी M1 और M2, M3 अप टू MK के घटित होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं P1, P2, P3, P1, P2, P3 अप टू PK। तो kth मैसेज से, यानी कि kth मैसेज के घटित से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है, IK = log 2 to the base 1/PK, जहाँ PK आपकी क्या है, उस पर्टिकुलर मैसेज की घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये इन्फॉर्मेशन का टेक्निकल आपका एक्सप्लेनेशन है, टेक्निकल उसका रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि फॉर्मूला से इन्फॉर्मेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इस टॉपिक को, इन्फॉर्मेशन थ्योरी को पूरे अच्छे से पढ़िएगा, शेनन-हार्टले थ्योरम को समझिएगा, जिसे मैं अभी आपको समझाए दे रहा हूँ, शॉर्ट में बताए दे रहा हूँ। यहाँ शेनन-हार्टले थ्योरम आपको क्या बताती है, इस चैनल की कैपेसिटी के बारे में ये एक्सप्लेन करती है। शेनन-हार्टले इसका लॉ है। ये कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी आपकी Cmax = B log 2 to the base 1 प्लस सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये इसकी मैक्सिमम चैनल की कैपेसिटी को ये चीज़ एक्सप्लेन करती है। जहाँ B क्या है, उसकी बैंडविड्थ है, B बैंडविड्थ है, और सिग्नल टू S/N जो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो है ना। तो ये शेनन-हार्टले आपकी थ्योरम है, इसे आप देख लीजिएगा, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस थ्योरम को, इसके एप्लीकेशंस को, और इससे पहले इन्फॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड चीज़ों को। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा B सेक्शन, एक्सप्लेन मोबाइल कम्युनिकेशन इन डिटेल, ऑल्सो डिस्क्राइब GSM, GPRS एंड GPS। ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके करंट सिनेरियो में आप डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है। तो क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के पास आउट होने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में, अपने घर जाओगे, गांव जाओगे, तो लोग पूछ सकते हैं कि भैया इंजीनियर साहब आए हैं, इनसे कुछ पूछ लेते हैं, इनसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप उन्हें कुछ समझा सको मोबाइल के बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें आप ये समझिएगा कि इसमें एक सिस्टम होता है, एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, जिसमें आपका हेक्सागोनल सेल्स के फॉर्म में इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जहाँ माइक्रो सेल, क्लस्टर
और तमाम चीज़ों का डिस्कशन होता है, तो आप उसे समझिएगा। और इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका, ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पहले आपको आना चाहिए, फिर आप मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में जो आपका सेलुलर टेलीफोन सिस्टम है, उसका ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ MSC, BSC है ना, PSTN, BTS और MS, इन सारी सिस्टम्स को आपको उस ब्लॉक डायग्राम में आप देखोगे, अपनी बुक खोलोगे तो ये डायग्राम आपको मिलेगा और वहाँ ये सारे टर्म्स आपको डिस्कस करने हैं। जब आपको मोबाइल सिस्टम के बारे में पूछा जाता है तो मोबाइल सिस्टम आप पहले तो आप इंट्रोडक्टरी आइडिया दीजिए किसका, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद फिर आप जाइएगा इसमें आपका जो सेल सिस्टम है, जो हेक्सागोनल सेल्स से मिल करके जो इसका क्लस्टर बनता है और ये जोन बनता है, जहाँ ये उसे समझाइएगा। उसके बाद फिर आप जाएंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेलुलर फोन सिस्टम। तो उस ब्लॉक डायग्राम को जब आप डिस्कस करोगे तो ये टर्म्स होंगे, MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर जैसे बोलते हैं, BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर, और PSTN पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, एंड BTS होता है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, और MS बोलते हैं मोबाइल स्टेशन या रिसीवर, या जैसे बोलते हैं आप सब्सक्राइबर। तो इन सारे का ये जो ट्रांसमिटिंग सिस्टम है उसका ये ब्लॉक डायग्राम है, इसे आप डिस्कस करिएगा, पूरा डिटेल से बनाइएगा। फिर हम चलते हैं उसके बाद GPRS की तरफ, कि GSM, सबसे पहले GSM क्या है। GSM और CDMA दो टेक्नोलॉजी हैं जो आपके इस सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क में इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम GSM देखते हैं। GSM का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। इसके अंदर क्या है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो FDM और TDM दोनों को इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग में ये 900 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड पे काम करते थे, और बाद में इसकी कैपेसिटी बढ़ करके 1900 मेगाहर्ट्ज़ पे भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मोटा आइडिया है। और GSM को आप और डिटेल में पढ़ने के लिए आप अपनी बुक को रेफ़र करिएगा, और डिटेल में GSM आपको आना चाहिए। और इसी का एक काउंटर पार्ट है CDMA, वो भी पूछा जा सकता है। तो CDMA को भी एक बात देख लीजिएगा, CDMA और GSM, क्योंकि CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये आपका क्या है, GSM से फॉरवर्ड, GSM से और आगे का आपकी टेक्नोलॉजी है। तो दोनों की कंपैरिजन, दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स, और दोनों के स्टैंडर्ड्स के, दोनों के कौन सा किस बैंड पे काम करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है दोनों में, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं GPRS को आप जब समझेंगे GPRS को, तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। मतलब आप समझ गए होंगे, अगर इसे शॉर्ट में समझोगे तो GSM प्लस IP मतलब वो GSM सिस्टम जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी एसोसिएट कर दिया गया हो, ठीक है। तो पैकेट ओरिएंटेड मोबाइल डेटा स्टैंडर्ड ऑन 2G एंड 3G। तो ये आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे डिपेंड करता है आपका GPRS, और 2G और 3G जो आपकी टेक्नोलॉजी थी उसमें इसका इस्तेमाल होता था। GPRS का सिस्टम जो है आपका, ये आपके ईमेल और आपके टेक्स्ट मैसेजेस, फैक्स, इन सब को भी मतलब करने में सक्षम था, ठीक है। जो आपकी ये सारे टर्म्स आपके GSM टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो अब क्योंकि GPRS जो आपका वो GSM प्लस IP है, तो उसके अंदर भी ये सारे टर्म्स वैलिड हैं, ठीक है। इसी तरह से अब चलते हैं GPS की तरफ। GPS सिस्टम क्या है, ये 1973 में अमेरिकन आर्मी ने इसको डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जिससे आप किसी भी सब्सक्राइबर की या किसी भी यूज़र की जो GPS से कनेक्टेड है उसकी आप उसकी लोकेशन को आप पता कर सकते हैं। कम से कम 4 सैटेलाइट्स इसमें जो GPS के लिए सैटेलाइट्स हैं, वो 4 सैटेलाइट यूज़ करती हैं, तब जा कर के उसकी पोजीशन और उसकी लोकेशन और उसका टाइम के साथ कितना टाइम डिले है सैटेलाइट से, ये सब आप उसका पता कर सकते हैं, ठीक है। तो GPS क्या है, 1973 में GPS डेवलप हो रहा था अमेरिका में। फिर पहले GPS, ये इसमें क्या है, आपका रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। तो रेडियो वेव्स जो हैं ये ऑब्स्टेकल में काम नहीं करती। अगर आप पहाड़ हैं बीच में और पहाड़ के उस तरफ इसका सब्सक्राइबर, तो आप उसे ट्रेस करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ GPS सिग्नल कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बेस्ड है,
तो पहले इसकी रेंज थोड़ी कम हुआ करती थी, अब जीपीएस सिस्टम की रेंज बढ़ गई है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ। और जीपीएस में ढेर सारा कंटेंट है, आप बुक को रेफ़र करिए, आप इंटरनेट को रेफ़र करिए और ढेर सारा चीज़ों को पढ़िए। जीपीआरएस, जीपीएस, इन दोनों में डिफरेंस लिखिए, डिफरेंस को समझिए और उसे अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचिएगा। तो ये आपका हो गया जीपीएस, जीपीआरएस और जीएसएम। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएंगी, पक्का क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा। जितने भी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं सब सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन टीसीपी, आईपीएन, ओएसआई मॉडल्स। ये आपके डेटा कम्युनिकेशंस का टॉपिक है। इसमें क्या है कि डेटा कम्युनिकेशन में टीसीपी, आईपी और ओएसआई ये दो रेफरेंस मॉडल्स हैं जिनसे आप किस तरह से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। एक आपका ओएसआई मॉडल है, 7 लेयर मॉडल है, और ये टीसीपी आईपी आपका 5 लेयर मॉडल है। तो इन दोनों में हर एक लेयर की एप्लीकेशन है, किस तरह से आपका डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब आपको इसमें पता चलेगा। दोनों मॉडल्स को आप सबसे पहले दोनों के बेसिक्स लिखेंगे। बेसिक्स लिखने के बाद दोनों की लेयर्स का जो ब्लॉक डायग्राम है वो बनाएंगे। दोनों की ब्लॉक डायग्राम, दोनों की लेयर्स के एप्लीकेशंस लिखेंगे, क्या कौन सी लेयर क्या काम कर रही है। फिर दोनों में डिफरेंस लिखेंगे, फिर दोनों की कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या दोनों में सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन प्रैक्टिकल मॉडल है, कौन प्रैक्टिकल एप्लीकेबल। ओएसआई मॉडल आपका प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, टीसीपी आईपी आपका प्रैक्टिकल मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे, दोनों की कंपैरिजन लिखेंगे, दोनों के एप्लीकेशंस लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है राइट द शॉर्ट नोट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी 4 पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो हमने ISDN हमसे 2 बार लिख गया है, तो इसे आप एक ही बार मानिएगा। ISDN सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ISDN को समझते हैं। ISDN क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN की फुल फॉर्म होती है, ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है फॉर साइमल्टेनियस digital transmission of the voice, video, data and other network services over the traditional circuit of the switched telephone network, public switched telephone network। मतलब क्या है ये आपका ISDN क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, जो एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल तमाम कंट्रीज़ करते होंगे इंटरनेशनली, जो आपके वीडियो, ऑडियो, डेटा और किसी भी नेटवर्क सर्विसेज को एक साथ साइमल्टेनियसली एक समय में करने के लिए मदद करने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसे आप खुद डिस्कस करिएगा। ये भी अगर मैं बताऊंगा तो आपकी तौहीन होगी, इसे आप करिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से लिखना है। उसके बाद IEEE 802, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड है। IEEE 802 एक क्या है? A family of IEEE standard dealing with the local area network and metropolitan area network। मतलब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन और मैन के लिए एक नेटवर्क को कनेक्ट करने की आपकी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, जिन्हें बोलते हैं IEEE 802। इसे भी डिटेल में आप डिस्कस करिएगा, बुक में आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद है DTH, डायरेक्ट टू होम। सब जानते हैं, सबके घर में डिश टीवी लगी हुई है। DTH ने वो डिजिटल क्रांति की है, जिससे कि घर घर आपके केबल टीवी पहुंच गया है। तो इसे आप डिटेल में डिस्कस करिएगा, खूब समझिएगा, मेरिट डीमेरिट, एप्लीकेशन, ब्लॉक डायग्राम सब इसके बनाइएगा। उसके बाद है आपका राउटर इंपॉर्टेंट चीज़ है। राउटर क्या होता है? आपने देखा होगा जब इंटरनेट की सेवा आप लेते हैं तो वहाँ राउटर का इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है? राउटर का मुख्य काम होता है फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने का इसका काम होता है। डिटेल में आप इसको पढ़िएगा, राउटर कैसे काम करता है, राउटर कहाँ होता है, इंटरनेट किस तरह से मतलब IP के साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है, राउट स्विच क्या होते हैं, तमाम और भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। ये भी आपका डेटा कम्युनिकेशन का आपका ये टॉपिक है। तो इसी के साथ आपके ये 5 क्वेश्चन पूरे हमने डिस्कस कर लिए, और इन 5 में से उम्मीद है कि कम से कम 60% तक फंसेगा और फंसने के चांसेस हैं। तैयार आप इतना करिएगा, और इससे एसोसिएटेड मैंने जो चीज़ें बताई वो भी तैयार करिएगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये डिट्टो फंसेगा, लेकिन आपको फंसने बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़रूर पढ़िएगा और मेहनत करिएगा। एग्ज़ाम आपके थोड़ा पोस्टपोन्ड हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो होंगी, तो आप तैयारी अपनी जारी रखिएगा। और
और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि आपको मैं वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताऊंगा एग्जाम के लिए। तो वो ट्रिक आज की क्या है कि जब आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं, जब किसी क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हो, तो कोशिश ये करिएगा कि स्टार्टिंग से जैसे आपको 5 क्वेश्चन करने, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करिए, फिर दूसरा करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए। और जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो आप बड़ा गलती करते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन किया, तो समझ में नहीं आता। और क्वेश्चन पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर, फिर उसका डालिए आंसर के बाद उसका आंसर का पार्ट ए। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का ए पार्ट, अब यहाँ लिखना शुरू करिएगा। तो इस तरह कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कुछ डाल दिया, आंसर का पार्ट नहीं डाला, है ना, और लिखना शुरू कर दिया। तो आंसर का पार्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद जो चीज़ हमने नोटिस की है तुम लोगों के एग्ज़ाम के दौरान, जो तुम कमियां करते हो, कि एग्ज़ाम में आप ब्लॉक डायग्राम तो बना देते हो, लेकिन ब्लॉक डायग्राम को डिस्क्राइब नहीं करते हो। ब्लॉक डायग्राम के एक पार्ट को आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल के साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक आप एक प्लान बनाइएगा पेपर शुरू होने से पहले, और जल्दी से उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। फिगर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, फिगर्स का बहुत रोल होता है, और कोशिश करिएगा कि फिगर्स को आप HB पेंसिल से बनाएं, जिससे अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी। और अब मैं इसके बाद आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मॉडल पेपर कोई नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। देखने के लिए धन्यवाद।